चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सीरीज 1 की, जिसमें हम आज की वीडियो में करेंगे टीडीएस और टीसीएस, जिसमें हम करेंगे कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन और आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो नंबर 2 की। सबसे पहले आप जानेंगे कि टीडीएस और उसके बाद हम देखेंगे टीसीएस। फिर इनमें क्या देखेंगे कि रेट, टीडीएस के जो रेट्स होंगे वो क्या है, और इनकी रेट्स के बाद देखेंगे हम इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट। आज की वीडियो में हम ये चारा कवर अप करेंगे और टीडीएस को एक इजी वे में देखेंगे। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंटरव्यू में बस टीडीएस के रेट्स और उनकी एप्लीकेबिलिटी के साथ आपसे उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट पूछी जाती है। ठीक है, और आज की वीडियो में हम ये सारा कवर अप करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर बाद में इसको इजी वे में समझेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज इज प्रोसीजर इंप्लीमेंट बाय दिस इंडियन गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स एट द सोर्स ऑफ इनकम। एक 10% of tax is deducted by the payer at the time of making payments to the receiver, and this amount is then remitted to the government. TDS is applicable to wide range of income categories such as salaries, interest on fixed deposit, rent, commission, etc. TDS helps prevent tax evasion and understanding its crucial for both payers and receiver of income in India. सबसे पहले क्या कहा उसने कि टीडीएस को किसके बारे में हैंडल किया जाता है? इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, कौन हैंडल करता है इसको? इंडियन गवर्नमेंट। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है? जब भी बायर, ठीक है, अपनी पेमेंट करेगा अपने सप्लायर्स को, जिसने उसको माल बेचा होगा, ठीक है, अगेंस्ट गुड एंड सर्विसेज, बायर क्या करेगा? कुछ परसेंट, वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, वो काट के सप्लायर को पेमेंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, मेरा नाम मुनीश, मेरी कंपनी है एबीसी, और एबीसी ने माल खरीदा XYZ से फॉर सर्विस ली। अब XYZ जब XYZ को मैं पेमेंट करूंगा तो मैं कुछ हिस्सा 1 या 2% या 10% काट के अगेंस्ट दी सर्विस उसको बाकी पेमेंट कर दूंगा, और जो रिमेनिंग जो 10% मैंने उसका काटा होगा वो मैं गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा इन फॉर्म ऑफ टीडीएस। ठीक है, इसको कहते हैं टीडीएस। और वो कल को क्या करेगी, जो मेरी सेकंड कंपनी रहेगी XYZ, जिसको मैंने पेमेंट की थी, मेरी सेकंड कंपनी मेरी जिससे मैंने माल खरीदा, वो क्या करेगी? अपनी इनकम टैक्स फाइल करेगी, और उस टाइम ये जो काटी हुई पेमेंट है उसका या तो रिफंड क्लेम कर लेगी या इसको एडजस्ट कर लेगी, किसके साथ? अपने इनकम टैक्स के साथ। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर रहता है टीडीएस के अंदर। बस अब टीडीएस किन किन पे एप्लीकेबल होता है चलिए जानते हैं। पहले टीडीएस से पहले समझ लेते हैं पैरामीटर टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस में क्या फर्क है? जब हम परचेज करते हैं तब हम काटते हैं टीडीएस। क्या काटते हैं? टीडीएस। और जब हम किसी को सेल करेंगे, हम हमारी कुछ ऐसी पार्टी है जो, अब टीसीएस का कॉन्सेप्ट क्यों आया? फॉर एग्जाम्पल मैं टिम्बर कलेक्टर हूं, ठीक है, मेरा काम है वुड कलेक्ट करना, फॉरेस्ट जो बंदे होते हैं लकड़ कलेक्ट करने का काम है मेरा। अब मान लो कि मैंने उसका टीडीएस काट लिया बट उसने जमा ना करवाया, तो गवर्नमेंट क्या कहती है इस केस में कि जो भी सेलर होगा टीसीएस केस में, वो जो सेलर जो माल बेच रहा है वो टीडीएस काट के अपना टीडीएस परसेंटेज लगा के ही अपना माल बेचेगा। मान लो उसने 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, उसमें उसने एडिशनली 1% चार्ज कर लिया जो वो इसके बायर से कलेक्ट करेगा, तो वो गवर्नमेंट को 1% जमा करवा देगा, और बायर क्या करेगा? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स इसको क्लेम कर लेगा। सेटल? ठीक है, बस ये इसको पैरामीटर को सेट करने के लिए ये टर्म डिफाइन की हुई है टीडीएस और टीसीएस। टीसीएस में हमेशा बायर डिपॉजिट करवाता है, और टीडीएस में बायर डिपॉजिट करवाता है, टीसीएस में हमेशा सेलर डिपॉजिट करवाता है। ये कॉन्सेप्ट को प्लीज क्लियर करके चलना, आगे भी आपके काफी टाइम काम आएगा। अब ट्रांजैक्शन इसमें कौन कौन सी कवर होती है? टीडीएस में हम कवर करते हैं 95% ऑफ द बिजनेस मॉडल। जो भी हम देखेंगे कि बिजनेस एक्सपेंस होते हैं वो सारे कवर अप टीडीएस में, ओनली रिमेनिंग 1% कवर होता है, 1 से 5% कवर होता है टीसीएस में। रेंट, कमीशन, इंडेक्ट, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरीज और ब्रोकरेज, जो भी कुछ कवर होगा वो अंडर टीडीएस होगा। उसके बाद सेलिंग टोल टिकट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्ड कॉस्ट, टेंडू लीव्स, मिनरल, लिक्विड, टिम्बर, स्क्रैप, जो भी कवर अप हो गया, ये सारा मटेरियल कवर अप होगा टीसीएस के अंदर। अब इसकी डिडक्शन कैसे होती है? टाइम ऑफ डिडक्शन, व्हेन पेमेंट इज ड्यू और मेड व्हिचएवर कम्स सूनर। टीडीएस पार्ट में क्या कहता है इसको मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है, ये थोड़ी सी एग्जांपल के साथ बताता हूं। टीडीएस हम तब काटेंगे, टाइम ऑफ डिडक्शन मींस कब काटेंगे हम। टीडीएस केस में क्या होगा? जब या तो इनवॉइस पहले हो चुका है, इनवॉइस की बुकिंग पहले हो चुकी है, या पेमेंट पहले हुई है। ठीक है, इस चीज में काफी ऑफ कंफ्यूज होते हैं कि टीडीएस कब काटना है। टीडीएस जो सूनर होगा, ठीक है, जो कम सूनर होगा, जो यानी सबसे पहले होगा, उसी पे क्या कटेगा? टीडीएस। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से एडवांस माल मंगवाया,
और उसको मैंने क्या कर दी, पहले पेमेंट। अब जब पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगा, बेशक उसका बिल बाद में आए, पर एट द टाइम ऑफ पहले पेमेंट मेरे को उस पर क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है टीडीएस की टाइम ऑफ डिडक्शन। और टीसीएस में क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल, जब माल बिके तभी आप टीसीएस काटो। ड्यू डेट्स क्या है, 7 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हर महीने की। फॉर एग्जांपल अभी हम फरवरी में बैठे हैं, तो इसकी टीडीएस डिपॉजिट डेट करवाने की क्या होगी, 7th ऑफ द मार्च। और मार्च की क्या डेट आती है, 30 ऑफ अप्रैल, क्योंकि मार्च क्लोजिंग ईयर माना जाता है, तो इसलिए इसकी जो डेट में है गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी हुई है। ठीक है, और सेम डेट ही रहेगी टीसीएस की, टीसीएस की डेट भी सेम रहती है। और पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल और कंपनी मेकिंग द पेमेंट, जो भी इंडिविजुअल और कंपनी है वो पेमेंट कर रही है, वही टीडीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये नहीं है कि मेरा बायर रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि मैंने टीडीएस नहीं काटा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा होगा तो सीधा सीधा आपको ड्रॉ बैक मिलेगा इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस का, कि आप एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर पाओगे, वो सीधे राइट ऑफ हो जाएंगे। और सेम टीसीएस में रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो बंदा माल बेच रहा है। इसमें क्या कौन है, जो माल खरीद रहा है, बायर। ठीक है, इसमें कौन है, सेलर, फर्स्ट पर्सन हमेशा। फाइलिंग क्वार्टरली, इसमें कौन कौन से रिटर्न जाते हैं, पहले ये जानेंगे हम टीडीएस में। टीडीएस में 24 क्यों, वो किसके लिए होती है, सैलरी के लिए। ये चीज मेंशन नहीं होती, बट हमें अलग से सीखने को मिलता है जब हम कॉर्पोरेट में आते हैं। 26 क्यों जाती है, फॉर अदर देन सैलरीज, जिसको एक्सपेक्ट सैलरी करते हैं, अदर देन। प्लीज इसके नोट बनाते चलिए अगर जो बंदा वीडियो देख रहा है। और फिर उसके बाद जाएगी 27 को, जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को पेमेंट जाती है, जो भी मेरे बाहर के वेंडर्स हो, कुछ ऐसी सर्विस जो मैं बाहर से लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी अडोब चलता है, तो अडोब को जो भी पेमेंट जाती है ना, वो जाती है 195 के थ्रू, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है ना, पूरा डिटेल के साथ। और इसमें एक ही रिटर्न जाती है 27E क्यू, जो क्वार्टरली बेसिस पे जाती है। रिटर्न है सारी क्वार्टरली बेसिस पे जाती है। रिटर्न की डेट मैं आपको आगे कवर करूंगा अगर नेक्स्ट कवर, क्योंकि इतनी डिटेल, टीडीएस भी एक होल समंदर है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होना है, ये हर एक जगह एप्लीकेबल होता है बिजनेस में। तो इसलिए इसको पूरा डिटेल के साथ समझने के लिए आगे, बट मैं आपके लिए आज की वीडियो में कवर अप करूंगा कि आप कैसे इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं टीडीएस के सेक्शन और डिडक्टिव क्या कौन कौन रहेंगे, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रह सकती है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रह सकती है, और टीडीएस रेट क्या रह सकते हैं। ये तीनों पैरामीटर मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि टीडीएस में मोर देन 70 प्लस सेक्शंस हैं। ठीक है, और 194 ओनली में 50 प्लस सेक्शंस हैं। हम ये सारे सेक्शन तो 74 तो याद नहीं कर सकते, बट इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहते हैं, जो बिजनेस से रेलिवेंट रहते हैं, जो हमारे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग गुड्स जो मैन्युफैक्चर है उनके लिए, जो सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर है उनके लिए कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन यूज होते हैं डेली बिजनेस लाइफ में, हम उसको करेंगे। 192 ये किसके लिए जाता है, पेमेंट ऑफ सैलरी। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट बेस्ड ऑन होती है आपके स्लैब रेट पे। अगर आप फुल न्यू रेजिम में हो तो आपके लिए 7.50 लाख, और अगर आप ओल्ड में हो तो 2.5 लाख। ठीक है, और उसके बाद आता है 194 जो कवर अप करता है ना, वो 95% ऑफ टीडीएस के जो क्राइटेरिया ना, उसको 94 सेक्शन में कवर किया जाता है। अब 194 सिंपल में क्या आएगा, पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। इसका रेट क्या रहेगा, 10%। अगर आप किसी कॉर्पोरेट का हिस्सा है तो आपने डिविडेंड देना है अपने एम्प्लॉय को, तो आप अगर उसकी वैल्यू, डिविडेंड की वैल्यू पर पर्सन 5000 से ज्यादा दे रहे हो आप किसी को कंसिडरेशन एज ए अमाउंट, तो उस पर जो टीडीएस लगेगा वो लगेगा 10%। ठीक है, उसके बाद आता है 194 ए। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपने किसी से लोन ले रखा है, ठीक है, तो इन अगेंस्ट इंटरेस्ट जो आप उसको पे करोगे, तो वो इस सेक्शन में कवर अप होगा। ठीक है, इसमें दो अमाउंट है, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और अदर्स के लिए 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, सॉरी रेट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिंपल रेट क्या रहेगा, डिडक्शन का 10%। आपने देखा होगा कि आपके किसी बड़े ने बैंक में एफडी करवा रखी है, वो अमाउंट एफडी का, यानी अगर उसने एफडी करवा रखी है मोटी मोटी 10 लाख की, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 7% के हिसाब से 70,000 रुपया। आपने देखा होगा कि उस 70,000 पे भी टीडीएस कट के आया होता है, आपको उनके अकाउंट में 63,000 रुपया आएगा, 7,000 रिमेनिंग कहाँ पे आएगा, टीडीएस में, इनकम टैक्स पोर्टल पे। कहाँ पे दिखेगा आपको, इनकम टैक्स के पोर्टल पे। 26 एएस देखा होगा आपने सभी ने, उसमें ये अमाउंट आपको दिखेगा। और उसके बाद आता है इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज, ठीक है, फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक, रिलेटिव्स एंड अदर। इसकी जो लिमिट रहती है वो रहती है 5,000 और इसका रेट रहेगा 10%। अगर आपने किसी अपने फ्रेंड से उधार ले रखा है या किसी अपने कोऑपरेटिव बोर्ड से या बैंक से उधार ले रखा है, तो उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करते टाइम आप उस पर 10% टीडीएस काटोगे। बट ये कि हालांकि ये बैंक पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, बैंक जब देता तब एप्लीकेबल होता है। बट इन केस ऑफ अगर आप इंटरेस्ट किसी अपने बंदे को दे रहे हो,
आप इंडिविजुअल यूजर हो तो रेगुलर यूजर हो, रजिस्टर्ड यूजर हो तो आप किसी को इंटरेस्ट देखो तो टीडीएस काट के ही दोगे उसकी पेमेंट, अगर वो 5,000 से ऊपर का इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद 194B, इनकम फ्रॉम लॉटरी। आपने देखा होगा लिंक, सिंपल सी बात है, आप कोई भी लॉटरी के अगेंस्ट में भी आपको जो टीडीएस कटेगा वो 30% होता है। आप देखते होगे, आपने वो ड्रीम 11 खेलता है या कोई आपका नाउन में कोई खेलता होगा, उसको कभी अमाउंट मिला होगा ड्रीम 11 या माई सर्कल की तरफ से, वो टीडीएस कट के आता है 30%। कितना आता है? 30%। और उसके बाद आता है 194A, ये सारा के सारी स्लैब जो भी आपकी विनिंग हॉर्स रेस होगी या कुछ भी होगी, उस पर कितना लगता है? 30%। और हालांकि हॉर्स रेस विनिंग में जो अमाउंट की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10,000 है, बट ऑनलाइन गेम में नील है। ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आता है कॉन्सेप्ट 194C, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस कॉर्पोरेट में, बिजनेस इंडस्ट्री में। 194C का मतलब क्या है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 30,000। थ्रेशोल्ड लिमिट मींस वन टाइम पेमेंट। अगर आप किसी को वन टाइम एक बार में 30,000 से ऊपर की पेमेंट करोगे तो आप उस पर टीडीएस एप्लीकेबल करोगे। अगर उसकी पूरे साल में 1 लाख की ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लो 10,000 करके उसकी टोटल 1 लाख है, ठीक है, तो फिर तो कोई नहीं। अगर 1 लाख से ऊपर जाता है तो उस पर टीडीएस लगेगा 1%। अगर वही सिंगल पेमेंट 30,000 की कर देगा तो टीडीएस लगेगा 1%। ये चीज बिल्कुल माइंड में बना के चलना। और वहीं अगर वो आपका कॉन्ट्रैक्टर, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है, वो अगर कोई क्या नाम है, इंडिविजुअल को छोड़ के कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या फर्म है, यानी कंपनी और फर्म है, तो रेट रहेगा 2%, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक पैन के 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो फोर्थ डिजिट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी के, जो उसका कंपनी का नेचर है ना, नेचर मीन्स पैन का नेचर क्या है वो। अगर पी है, पी का मतलब पर्सन, पर्सन मीन्स इंडिविजुअल। एच है, एच यू एफ फर्म है, ठीक है। और पर्सन और एच यू एफ आते हैं इंडिविजुअल्स में, ठीक है। उसके बाद आता है सी, सी मीन्स कॉर्पोरेट कंपनी, ठीक है। उसके बाद आएगा एफ, एफ मीन पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। ये सारे इनको माना जाता है बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होते हैं। चलिए उसके बाद मूव करते हैं हम 194D पे, ठीक है। डी मीन्स कमीशन। अगर कमीशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 से ऊपर जाती है तो रेट ऑफ टीडीएस लगेगा 10% फॉर कंपनी। और अगर वो इंडिविजुअल है बंदा, अदर देन कंपनीज है, तो रेट रहेगा 5%, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो कमीशन रेट्स है ना, ये चेंज हो चुके हैं और ये अब रेट हो चुका है 2%। 1 अक्टूबर 2024 तक ये रेट था 5%, और 1 अक्टूबर के यानी 30 सितंबर तक, सॉरी 30 सितंबर तक रेट था 5%, और 1 अक्टूबर से जो रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 2% सभी के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मूव करेंगे 194E पे। ई मींस पेमेंट ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द पर्सन अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम्स, ठीक है। नेशनल सेविंग स्कीम में जब भी आप पेमेंट आपको मिलेगी तो उस पर जो रेट रहेगा 10%, और इसकी लिमिट रहेगी 2500, ठीक है। और 94F पेमेंट फॉर द रीपरचेज ऑफ द यूनिट बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऑफ ए म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, टीडीएस रेट रहेगा 20%। अब 94G पेमेंट कमीशन एक्सेट्रा ऑन दी लॉटरी से, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी? 15,000, ठीक है। और रेट जो रहेगा इसका कमीशन का रेट रहेगा 1 अक्टूबर से अगर 2% है तो, अदरवाइज 1 अक्टूबर से पहले है तो 5%। अब बढ़ेंगे आगे, कमीशन 194H, ये सारे के सारे सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बकायदा आपको चार्ट बना के याद करनी पड़ेगी। कमीशन ऑफ ब्रोकरेज 5% 1 अक्टूबर 2024 से पहले, और 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो रेट रहेगा वो 2% रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद मूव करते हैं 194I, रेंट। रेंट इंपोर्टेंट है इन केस में, जब आप रेंट पे टीडीएस नहीं काटोगे तो रेंट को आप एज ए एक्सपेंस ट्रेड नहीं कर पाओगे इनकम टैक्स में, ये बात का बिल्कुल याद रखना। और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 2,40,000, यानी महीने का 20,000 रुपये। और जो रेट रहेगा वो रेंट का, अगर रेंट में भी कैटेगरी, अगर प्लांट और मशीनरी रेंट पे लेते हो आप तो उसका जो रेट रहता है 2%, ठीक है। बंदा कोई भी है, इंडिविजुअल हो या बॉडी का, रेट सेम रहता है रेंट केस में। और अगर वहीं आप लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, कुछ भी चीज ऐसी रेंट पे लेते हो जो इमूवेबल है, वो उसका रेट रहता है 10%, ठीक है। ये चीज माइंड में बिठाना आप। और 194IA पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंटेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज, इसमें पेमेंट आप देख लीजिए 194IA, ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी 50 लाख से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी
कि पेमेंट करते टाइम आपको 1% क्या देना पड़ेगा, टीडीएस टू दी जो आपका सप्लायर है होगा जिनसे आप प्रॉपर्टी परचेज करी हो। ये सेम एज किसके रिप्लीकेट है, 194 क्यू के। ठीक है, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा 94 क्यू और ये क्यों सेम सेम है, बस दोनों में डिफरेंस यही है, उसमें रेट का है, इसमें रेट है 1% और उसमें रेट है 0.1%। वो केस लगेगा आपका परचेज पे और ये लगेगा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 94 IB ये क्यों लगता है आपको, रेंट पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल और HUF नॉट कवर्ड अंडर 94 I। ठीक है, क्या कहना चाहता है वो कि अगर आप इंडिविजुअल हो और HUF हो बट आप पे एप्लीकेबल सेक्शन नहीं लगता कि ना 94 I का, तो आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा 50,000 रहेगा और 1 अक्टूबर से पहले जो रेट रहेगा वो 5% और 2% रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे 194 JB की। अब 194 JB में हमेशा याद रखना दो सेक्शन होते हैं, 194 JA 194 JB। ठीक है, अब इन दोनों को क्लैरिफिकेशन के साथ पढ़ेंगे। एनी अमाउंट इनकी, क्योंकि इनकी थ्रेशोल्ड की लिमिट सबकी सेम है, यहाँ से यहाँ तक रेट और ये सेम है। आप इनको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। एनी अमाउंट पेड टू दी प्रोफेशनल सर्विस अगेंस्ट द प्रोफेशनल सर्विस, एनी रेम्युनरेशन फीस कमीशन टू द डायरेक्टर। ये बिल्कुल माइंड में बैठे होने चाहिए आपके कि जो फीस जा रही है किसको जा रही है और क्यों जा रही है, तो उस बिहाफ पे आप टीडीएस काटोगे। एनी अमाउंट पेड फॉर नॉट कैरिंग आउट एक्टिविटी कंसर्निंग एनी बिजनेस। ठीक है, और एनी सम पेड फॉर शेयरिंग एनी हाउ पेटेंट कॉपीराइट एक्सेट्रा, इस पे क्या लगेगा 10% सीधा सीधा, बेशक कोई भी क्यों ना हो। और मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूं कि 194 J में और 194 C में क्या डिफरेंस है, डेट का डिफरेंस है, क्यों है। ठीक है, ये होते हैं प्रोफेशनल। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने करवाना ऑडिट, ठीक है, उन्होंने हायर किया ऑडिटर। ठीक है, वो ऑडिटर को फीस चार्ज कर रहे हैं हम 10% टीडीएस के बिहाफ पे। ठीक है, जो भी उसकी डिडक्शन करेंगे 10%। और वही मेरी कंपनी ने हायर किया एक कॉन्ट्रैक्ट बेस कोई भी इंडिविजुअल जो कंपनी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वाटर बॉटल कंपनी को बोला कि एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने मार्केट से लिया, उसे कॉन्टैक्ट किया और उसको बोला कि कंपनी के नाम की वाटर बोतल बना दे। ठीक है, उसने क्या किया, कंपनी का लोगो लगा के सब कुछ लगा के वाटर बोतल बना दी और उसके मैंने जब पेमेंट की 2% से। और वही सेम केस मेरी कंपनी ने एक ऑडिटर हायर किया, साल के अंत में उसने ऑडिट किया और उसको मैंने जो पेमेंट की 10% टीडीएस के कारण। इसका डिफरेंशिएट कैसे हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट ने काम किया मेरे लिए, ठीक है, मेरी कंपनी के लिए काम किया, मेरा ही लोगो लगाया, सब कुछ मेरा किया, तो मैंने इसको 2% एज ए कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया। और वही ऑडिटर आयो, इसने काम बेशक मेरे लिए किया, बट जो इसने काम किया उसका जो स्कोप था वो अंडर इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट था, तो इसलिए इसको पेमेंट लगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेगुलर बॉडीज है, तो इसलिए इनको डेप्रिशिएट कर पाए। अब उसके बाद दूसरा सेक्शन है 94 JA। ठीक है, अब इसमें क्या है, एनी रॉयल्टी पेड एग्जीबिशन सिनेमाग्राफिक फिल्म्स टेक्निकल सर्विसेज और कुछ भी ऐसे ऑपरेशन जो कॉल सेंटर के हों वो चार्जेस अंडर होते हैं 2%। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम एक आता है 194 एनी पेमेंट टू द म्यूचुअल फंड दिस एंड दिस। ये कभी नहीं यूज होता, म्यूचुअल फंड का क्या है, कंपनी से क्या ही काम, बट ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए 10% क्या है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 194 क्यों करेंगे, जो रिप्लिकेट था आपको यहाँ पे बताया था ना मैंने कि 94 IA A में और 94 क्या में, जब हम पेमेंट करेंगे फॉर द परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस सेम अमाउंट 50 लाख, पर इस केस में हम क्या करें, परचेज में रेगुलर बिजनेस परचेज कर रहे हैं। उस केस में क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, रेट क्या था उस केस में 1%, और इस केस में क्या है 0.1% अगेंस्ट द टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, और फिर आता है 194 O, सेम एज ए रिप्लिकेट है 194 क्यू का, बट इन केस ऑफ पेमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड और प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेट एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक ऑपरेटर होता है, जैसे अमेजोन हो गया। ठीक है, अमेजोन जो भी पेमेंट करेगा अपने सप्लायर को वो क्या कितने परसेंट काट के करेगा, 1% काट के करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टीसीएस के रेट। ठीक है, हमने आई थिंक सारे कवर अप कर लिए हमने, जो जो बिजनेस में यूज होते थे। 194 कैश विड्रॉल जब भी करवाएंगे हम तो उसपे जो टीडीएस लगता है ना वो लगता है 2% का। ठीक है, तो ये चीज माइंड में बिठा के आप एक बार पर्सनल जाके गूगल कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, क्योंकि ये टीडीएस आपको बार बार पढ़ने पे बार बार एप्लीकेबल करने पे ही तभी आप सीख पाओगे। चलिए मूव करते हैं हम टीसीएस रेट। टीसीएस रेट गुड परचेज, जब भी कोई मेरे से कोई भी माल खरीदेगा तो मैं उस पर टीसीएस काटूंगा।
वो प्रोडक्ट क्या रह सकते हैं? 10 टूलिप्स, अल्कोहल रेट 1%, टेम्बरवुड्स 3%, मोटर व्हीकल, वो अगर आप 1 लाख से ऊपर की गाड़ी लेंगे, ठीक है, तब भी आप पे टीसीएस कटा हुआ मिलेगा। आप टीसीएस की पेमेंट करके आएंगे शोरूम वाले को, ठीक है, उसका आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। टोल प्लाजा, मेटल्स गुड्स और फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उस पर लगता है 3%। ठीक है, ये थे कुछ टीसीएस के रेट। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल 2 क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा, अगर इज टीसीएस एप्लीकेबल इफ टीडीएस इज डिडक्टेड, कि अगर टीसीएस एप्लीकेबल होगा अगर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड, तो इस केस में आंसर क्या रहेगा? नो। दोनों केस में एक ही हो सकता है। हु विल डिडक्ट टीडीएस और टीसीएस? ठीक है, इन द इवेंट ऑफ ट्रांजैक्शन द इंडिविजुअल मेकिंग द पेमेंट विल डिडक्ट टीडीएस, जो पेमेंट करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? टीडीएस करेगा। ठीक है, और इन कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिडक्ट द टीसीएस ड्यूरिंग द सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, ये चीज को बिल्कुल माइंड में बिठा के रखना है हमें। ठीक है, चलिए अब आगे, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी अगला प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसमें हम नेक्स्ट कवर अप करेंगे अपने नए सेशन के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, और इन लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इंडिविजुअल, जो भी आप कैंडिडेट जॉब ढूंढ रहे हो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, वो अपने रिज्यूमे मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी पड़ी हुई है, उसमें भेज सकते हैं, ताकि मैं भी आपकी हेल्प कर सकूं आपकी जॉब फाइंडिंग्स में। ठीक है, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसा ही मटीरियल आपके लिए बनाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।